स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर का नेम है बच्चा लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए भैया ने पहली बार में गलती कर दी, एटम्स नहीं लिखा है। तो चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चा लोग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जब तक आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़नी है तब तक ये चैप्टर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं फर्दर 10th 11th 12th सब में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की नीड है। इवन आपको 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री करने के लिए इस चैप्टर का बेसिस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। वजह यहाँ पर आप फॉर्मूले क्रिएट करना समझेंगे। मीन्स जब आप कोई रिएक्शन लिखेंगे 10वीं क्लास में, या जब आपको किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ रिप्रेजेंट करना होगा और फॉर्मूला की नीड आएगी, तब आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की नीड होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसमें भी हम बहुत कुछ जानेंगे, परंतु बेसिस कहाँ से बनेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनेगा। बेसिस कहाँ से बनेगा मेरे बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम वंस अगेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हर चीज की शुरुआत का एक रीजन होता है, तो भाई इसकी शुरुआत का, चैप्टर की शुरुआत का, ये चैप्टर कैसे आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, या किसी साइंटिस्ट ने या किसी फिलोसफर ने इसके बारे में क्या जानकारी दी, क्यों दी, कैसे दी, देयर मस्ट बी अ रीजन। मतलब बिहाइंड द स्टोरी की बात करें, जैसे आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप लोग आता है ना कि मेकिंग ऑफ दिस वीडियो या बिहाइंड द सीन्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं हम लोग कहते हैं मैटर। हम लोग क्या कहते हैं मेरे बालकों, उसे मैटर कहते हैं। हिंदी में कहूं तो पदार्थ कहते हैं। अब साइंस में हम पदार्थ किसी चीज को कब कहते हैं भाई, मैटर कहने के लिए या पदार्थ कहने के लिए दो कंडीशन कंपलसरी हैं। उस ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए। अगर मैं हिंदी कह दूं तो उस ऑब्जेक्ट के पास द्रव्यमान होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट उस ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं, आयतन। नाउ कुछ लोग वॉल्यूम को एक दूसरी टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, इफ एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस। यदि कोई वस्तु जगह घेरती है तब हम कहते हैं उसके पास वॉल्यूम है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मैटर होने की दो कंडीशन है कि उसके पास मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं उसके पास मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्युपाई करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब जब साइंटिस्ट को मैटर के बारे में पता था, तो जैसे कि हम लोग ह्यूमन, हमारा एक नेचर है, अगर हमारे पास कोई चीज पैकिंग में आ जाए, मतलब सपोज करो बर्थडे पे गिफ्ट ही मिल गया है, तो हम लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं कि आखिर इस रैप में है क्या। मीन्स हम लोग उसे ओपन करके देखना चाहते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। तो जो साइंटिस्ट लोग थे, या उस समय पे मैं कह दूं जो फिलोसोफर्स थे, एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स में, मैं वो भी साथ के साथ क्लियर कर ही देता हूं। जो फिलोसोफर्स होते हैं ये थ्योरेटिकल कंसिडरेशन देते हैं, दे डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू प्रूव देयर आइडियाज। तो बहुत पहले की बात, जब मैटर मिला तो क्यूरियोसिटी थी कि आखिर मैटर के अंदर क्या है, मैटर किस चीज से मिलके बना है। तो सीधी सीधी बात, उसे ओपन करके देखा जाए। अब मैटर कोई गिफ्ट रैप तो है नहीं ना कि हम उसे ओपन करके देखें। इन दैट केस क्या किया गया, एक आइडिया सामने आता है। ये आइडिया कहाँ सामने आया, फिलोसफर्स के थ्रू सामने आया। सबसे पहले भारत में, हमारे भारत में, इंडिया में 500 BC। आज का ईयर क्या चल रहा है मेरे बच्चों, मैं इस वक्त आपको जो पढ़ा रहा हूं, साल चल रहा है 2021 AD। यानी कि आज से 2021 में 500 ईयर ऐड कर लीजिए। आज से 2521 ईयर बिफोर ये आइडिया कंसीडर किया गया। कौन सा आइडिया, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ
मैटर कहां कंसीडर किया गया? इंडिया के अंदर। अब सवाल आता है ये आइडिया था क्या और ये आइडिया कंसीडर किया किसने? ये आइडिया कंसीडर किया किसने बच्चा? महर्षि कनड नाम के एक फिलोसोफर्स। अकॉर्डिंग टू महर्षि कनड, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, और यही लाइन अगर हिंदी में कही जाए, यदि पदार्थ को हम लोग विभाजित करते चले जाएं, a stage will come where further division will not be possible। एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम उस पदार्थ को फर्दर विभाजित नहीं कर पाएंगे। मींस हमें जो पार्टिकल मिलेगा उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि वो लोग भारत में थे, हिंदी का इस्तेमाल किया करते थे, तो महर्षि कनड ने कहा था पदार्थ को विभाजित करने के लिए, और जो उन्हें कण मिला जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे उसको कहा गया परमाणु। जो इंग्लिश भाषा वाले बच्चे हैं, मतलब हमारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, उन्हें पता होना चाहिए एटम्स की हिंदी होती है परमाणु और मॉलिक्यूल्स की हिंदी होती है अणु। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान देना होगा इस बात पर। नाउ तो महर्षि कनड ने एक आइडिया कंसीडर किया, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। भारत के अंदर 500 BC में क्या आइडिया था कि अगर हम पदार्थ को या मैटर को डिवाइड करते चले जाएं तो एक स्टेज आएगी जहां फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला उसको उन्होंने बोल दिया परमाणु, इंग्लिश में कहा गया एटम। अब इतनी बात के बाद ये तो कंसीडर हो गया, लेकिन ये फिलोसफर्स थे। महर्षि कनड कौन थे मेरे बच्चा लोग? फिलोसफर थे। इसका मतलब आप इस बात को समझ जाइए, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं किया था, मतलब इन्होंने कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं दिया था अपनी कही गई बात के लिए। नाउ जब इन्होंने इतना सब कुछ कहा तो इनके साथ एक और फिलोसफर थे, उनका जिक्र आता है। इनके साथ एक और फिलोसफर थे, उनका जिक्र आता है। अब जो दूसरे फिलोसफर थे जिनका जिक्र आता है उनका नेम है पाकुदा कात्यायान। अब जो पाकुदा कात्यायान थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने महर्षि कनड की बात को फर्दर एक्सप्लोर किया। He said that these atoms combine to give us various forms of matter. Now, what is this various forms of matter? Which we can see, feel or touch. Means महर्षि कनड की बात को पाकुदा कात्यायान ने कहा कि ये परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे ताकि हमें क्या मिले? पदार्थ मिले, मैटर, हमारे आसपास की सारी चीजें, जिसे या तो हम लोग देख सकते हैं या फिर हम लोग उसे टच भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे फील कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एयर की बात करूं, यार एयर हम देख तो सकते नहीं है, परंतु एयर को फील किया जा सकता है। अब पहले वर्ड जो था वो कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव का मतलब कनेक्टिविटी की थोड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी। आप लोग सब जानते हैं फेसबुक तो नहीं था, ट्विटर भी नहीं था। नाउ इसका मतलब अगर ये रिसर्च या ये फिलोसफिकल कंसिडरेशन भारत में चल रहा था तो किसी और देश में भी चल रहा हो सकता है। ये उस वक्त ग्रीक फिलोसफर्स भी कंसीडर कर रहे थे। कौन कंसीडर कर रहे थे? ग्रीक फिलोसफर्स। अब वो लोग ग्रीक थे तो उनके वहां की भाषा अलग थी, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग जो उनका कंसिडरेशन था वो बिल्कुल आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग सिमिलर था। सेम नहीं कहना चाहूंगा, सिमिलर कहा जाएगा। रीजन थोड़ी देर में समझ आएगा। तो बालको जो अनदर फिलोसफर जिनकी बात मैं कह रहा हूं, ग्रीक फिलोसफर्स, किसकी बात कह रहा हूं? ग्रीक फिलोसफर्स। डेमोक्रिटस भाई साहब कहते हैं कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर अ स्टेज विल कम वेयर फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। सेम थिंग जो महर्षि कनड ने कही, बट
ग्रीक भाषा में इंडिविजिबल वर्ड के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, वो एटम था मेरे बच्चों। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, वहां पे शब्द इस्तेमाल किया जाता था एटम, तो उन्होंने उस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम क्या रख दिया? एटम रख दिया। अब डेमोक्रिटस की बात को फर्दर एक्सप्लोर कराया मिस्टर ल्यूसिपस ने। इनके अकॉर्डिंग सेम थिंग, दीज एटम्स कंबाइन टू गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर विच वी कैन सी, फील और टच। अब ये सब बातें 500 BC में हो रही थी। ये सब बातें कहाँ हो रही थी? 500 BC में। फिलोसफिकल कंसिडरेशन है, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किए गए। अब अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किए गए तो बाद में जो फर्दर साइंटिस्ट सामने आए, उन लोगों ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च आगे कैरी ऑन किया। क्या आगे कैरी ऑन किया मेरे बच्चा लोग? कुछ रिसर्च कैरी ऑन किया। नाउ 1600 आने तक, मतलब इस वक्त चल रहा है 2021, 1600 आने तक किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये थ्योरेटिकल कंसिडरेशन था। नाउ जैसे जैसे वक्त बीता गया, टाइम पास हुआ, मतलब क्रोनोलॉजिकली समय के अनुसार साइंटिस्ट को कुछ चीजें समझ में आने लगी। साइंटिस्ट को क्या चीजें समझ में आने लगी? उन्हें समझ में आने लगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस होते हैं। ये एलिमेंट शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया 1661 में मिस्टर रॉबर्ट बॉयले के थ्रू। इसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में मिलता है। चैप्टर 2 के आखिरी में जब आप एलिमेंट वर्ड को पढ़ेंगे ध्यान से, वहां मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी आपको। अब एलिमेंट्स composed of one kind of atoms. What is this compound? Composed of two or more atoms combined chemically. अब उन्हें एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंसेस पता लगने लगे। क्या पता लगने लगे? एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंसेस पता लगने लगे बच्चों। यानी कि अब एक्सपेरिमेंटेशन की बात आएगी। उनके माइंड में कुछ सवाल आए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर चीज के पीछे कोई बिहाइंड द सीन होता है। तो आपकी केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई उसके दौरान 3 क्वेश्चन सामने आ गए। कितने क्वेश्चन सामने आए? 3 क्वेश्चन सामने। तो बच्चा लोग, जो 3 क्वेश्चन सामने आए, वो 3 क्वेश्चन क्या थे? वाई एलिमेंट्स कंबाइन। अब उन्हें पता लग गया था कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। तो सवाल ये आ गया था, भाई एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं? ऑब्वियस, अगर मैं किसी से मिलने जाता हूं तो कोई रीजन तो होता है। आज की दुनिया सेल्फिश है, सारे के सारे सेल्फिश हैं, उस चीज को साइड अपार्ट करते हैं। हाउ एलिमेंट्स कंबाइन, ये एलिमेंट कंबाइन कैसे करते हैं? एंड द मेजर थिंग, व्हाट हैपन्स व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, आखिर होता क्या है जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं? तो क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, एक्सपेरिमेंटल आइडिया सामने आने लगे। अब एक्सपेरिमेंटल आइडिया सामने आएंगे तो ऑब्वियस है कोई ना कोई लीडर बन के सामने आएगा और इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। तो 13 लोग सामने आए थे। आप लोगों को इस बात की प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी। 13 लोग थे जो सामने आए थे। 2 लोग मेन थे, एक का नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर और दूसरे इंसान का नाम था जोसेफ लुइस प्राउस्ट। इनके साथ 11 साइंटिस्ट की टीम और रहती थी। अब मेन बात आगे समझ लेते हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन डाली। फाउंडेशन किसकी डाली मेरे बच्चा? फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस। अब ये ऐसे नहीं डाल दी गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बहुत सारे क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट किए गए और कुछ लॉज सामने आए। क्या सामने आए? कुछ लॉज। पहला लॉ आप लोग सब वेल अवेयर हैं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 1774 उसमें सामने आया। मिस्टर लेवेजियर उस वक्त इस चीज को लीड कर रहे थे। सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट, या कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एक तीसरा लॉ भी है मेरे बच्चा लोग, उसका नाम था, ये आपको इजीली नहीं मिलेगा देखने में, ये थर्ड वाला आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे? जब हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तब हमें ये सामने आएगा, समझ में आएगा। मतलब आपको मेरी सारी नेक्स्ट क्लासेस के लिए ट्यून करना पड़ेगा। जिस क्लास में हम लोग फॉर्मूले की डिटेल के अंदर जाएंगे उस क्लास में आपको ये समझ में आएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या और इसकी मेन नीड क्या है। मीन्स आपको मेरे साथ स्टे कनेक्ट रहना पड़ेगा, कनेक्टेड रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कराना पड़ेगा और प्लीज लाइक भी देते रहना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों की हेल्प में और अपने थ्रू जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, बेटर वे में वीडियोस को प्रोवाइड करता रहूं। वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन। आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कहना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नाउ अभी जो फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस आई, बेसिकली ये दो लोगों ने डाली, किसने? लेवेजियर ने और प्राउस्ट ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिस्टर लेवेजियर ने दिया, ईयर 1774 था। सेकेंड थिंग इज दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिस्टर प्राउस्ट, जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ईयर 1779 था। तीसरा वाला यूजली अब सिलेबस में कोई चीज होती नहीं है तो हम लोग उस पर इतना फोकस नहीं करते, बस समझ लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ केमिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग ही आता था। नाउ अब एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ने लगे, आइडिया सामने आने लगे और इसके ऊपर रिसर्च बढ़ने लगी, तो हम भी आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और जब आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। वैसे चैप्टर 14 में भी न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र है, सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। वहां आपको पता लगेगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब का कंसेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं इस लॉ का बहुत बड़ा रोल है। जब हम कभी फ्यूचर में चैप्टर 14 की बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी इसी की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल सा लॉ था। वो ये कहता था इफ टू थिंग्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, मींस इफ देयर आर सम रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं मेरे बाल को? रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस X है और वो किसी सब्सटेंस Y के साथ कंबाइन होता है। मैंने मान लिया X का मास कुछ ग्राम में है और Y का मास भी कुछ ग्राम्स में है। मान लीजिए ये 8 ग्राम है, ये 2 ग्राम है। तो अगर रिएक्शन होने के बाद कोई कंपाउंड या सब्सटेंस मुझे Z मिलता है तो इसका जो मास होगा वो 8 + 2 10 ग्राम होगा। इसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक छोटी सी बात समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर आप इस चीज को अनदर वे में भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हम कह देंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह देंगे भाई? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कराया जा सकता है। इसका एक ओपिनियन दूसरे वे में भी समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और समझाने का बेटर तरीका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो।
मुझे व्यूज और लाइक्स मिलेंगे और तुम्हें नॉलेज मिलती रहेगी। ओके बालको, नेक्स्ट वन। अब ओपिनियन सेकंड वन जो हम लोगों ने देखना है उस पर ध्यान देते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन गैस को H2 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन गैस को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है पानी, वाटर का फॉर्मूला है H2O और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये 1 ग्राम है और ये 8 ग्राम है तो आप समझ गए हैं कि इसका मास कितना होना चाहिए, 1 + 8 9 ग्राम। वजह, जितना मास रिएक्टेंट्स का रहेगा एग्जैक्टली उतना मास किसका रहना चाहिए, प्रोडक्ट्स का रहना चाहिए। यही चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व रहने का मतलब चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा मेरे बच्चों, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 2 ग्राम है और ये 16 ग्राम है तो मेरे बच्चों मैं समझ सकता हूं अभी तक आपके माइंड में जवाब आ चुका है। जवाब क्या है, 2 + 16 18 ग्राम। एकदम करेक्ट कह रहे हैं आप लोग। समझता हूं मैं आपकी बात को, आप लोग बिल्कुल करेक्ट बताना चाहते हैं। नाउ अब ये 1 और 8 जो लिया गया है, ये 1 और 8 जो लिया गया है, मैंने इसको 1:8 में ही लिया है। ध्यान दीजिए यहाँ 2 और 16 1:8 है ये भी। रीजन है हमारा आने वाला सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस में जब दोनों लॉ दिए गए तो आपको ये पता होना चाहिए हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करती है। हमारी हर केमिकल रिएक्शन किस चीज को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करती है। अब मैंने इसको 1:8 में लिखा था। किस में लिखा था, 1:8। ये बात समझते हैं ये 1:8 भैया ने निकाला कैसे, आपके सर ने इस चीज को फाइंड कैसे किया। दरअसल ये रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है बाय देयर एटॉमिक मासेस। रेशियो बाय मास किसके थ्रू, ये सब्सटेंस के थ्रू देखा जाता है। यहां सब्सटेंस बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है। सब्सटेंस क्या बन रहा है मेरे बच्चों, वाटर बन रहा है। वाटर फॉर्मूला H2O। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1U होता है, ऑक्सीजन एटम का मास 16U होता है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है और यहां पर कितने हैं, 2 एटम हैं। तो यानी कि 2U यहां पर है और उसका रेशियो किसके साथ देखना है, मुझे 16 के साथ देखना है। तो रेशियो आया 1:8। मतलब आप लोग इस चीज को समझ जाइए, जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ 1:8 में कंबाइन करेगी तो हमें सब्सटेंस क्या मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा वाटर। और ये चीज किस बात को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। साथ के साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो किया जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाता हूं। हाँ बालको, लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, प्रोपोर्शंस। नाउ अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है whenever 2 elements combine they always combine in a fixed ratio by their atomic masses। मीन्स मुझे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस समझने होंगे। आपकी आसानी के लिए भैया क्या करते हैं, भैया यहाँ पे कुछ एलिमेंट का मास बताते हैं। हाइड्रोजन का मास 1U, ऑक्सीजन का मास 16U, कार्बन का मास 12U, नाइट्रोजन का मास 14U। नाउ आगे समझते हैं इस बात को। मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ और अमोनिया फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ मेरे बच्चा लोग, अमोनिया।
अब रेशो बाय मास निकालने के लिए मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास चाहिए। नाइट्रोजन 14U, हाइड्रोजन 3 है, 1 × 3, 14U रेशो 3U रेशो आया 14:3। मतलब नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ 14:3 में कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा मुझे? अमोनिया मिलेगा। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 14 ग्राम था और ये 3 ग्राम है तो ये 17 ग्राम बनेगा। कितने ग्राम बनेगा? 17 ग्राम। मतलब अगर ये 28 ग्राम है, डबल है, तो रेशो 3 बनाने के लिए मुझे ये 6 ग्राम चाहिए और ये कितना बनेगा? 34। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो आप इस बात को समझिए कि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों एक साथ अप्लाई किए जाएंगे। आप इनको ऑल्टर नहीं कर सकते। आप इनको क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। नाउ एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल चूज किया है, मैंने आपसे कहा कि कार्बन को मैंने बर्न किया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। रेशो बाय मास कार्बन 12U, रेशो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, मास 16 होता है, 12U रेशो 32U। अब आप लोग मेरे से पहले निकाल चुके होंगे, आई नो यू ऑल वेरी वेल। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मतलब अब आप समझ गए हैं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रेशो 3:8 में कंबाइन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। मीन्स अगर ये 3 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, तो मेरे पास CO2 कितने ग्राम आएगा भाई? 11 ग्राम आएगा। अब ये जितना मैंने अभी तक बताया सारे लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। अब जो लोग इस वीडियो को बहुत एंड तक देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तक, उनके लिए एक बोनस पॉइंट क्रिएट करता हूँ। एक ऐसी चीज समझाता हूँ जो 11वीं कक्षा में समझ में आएगी, अभी कोई समझाएगा नहीं। वो सोचते हैं आप लोग छोटे हैं, पर मेन बात क्या है, आप लोग बहुत समझदार भी हैं। तो आपके लिए बोनस पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ इसी के साथ। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात जो समझाने वाला हूं, जो 11th स्टैंडर्ड तक क्लियर नहीं होती, उसे ध्यान से समझिएगा। आपको बार बार बताया जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा 1:8 में और मुझे मिलेगा ये 1 ग्राम, ये 8 ग्राम, तो ये होगा 9 ग्राम। ये 2 ग्राम होगा तो रेशो 8 के लिए ये 16 ग्राम होगा, तो ये आना चाहिए 18 ग्राम। ये चीज़ आप सब समझ गए। लेकिन जो क्यूरियस बच्चे होंगे, मेरे समझदार वाले बच्चे, बढ़िया वाले बच्चे, सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, वो कह देंगे भैया अगर ये 2 ग्राम है और ये 18 ग्राम होता तो यहाँ क्या होता? तो क्या यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू 20 ग्राम बनेगा पानी? क्योंकि अगर मैंने पानी 20 ग्राम बना दिया तो ये 2:18 यानी कि 1:9 में कंबाइन होगा। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन रॉन्ग हो जाएगा। नहीं बच्चों, दोनों लॉ वैलिड रहेंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। बेसिक एग्जांपल, सपोज कीजिए मुझे एप्पल बहुत पसंद है, मैं एप्पल लेने गया, मुझे दिखा मेरे एक हाथ में 2 एप्पल आते हैं, तो मैं अपने दोनों हाथों में कितने एप्पल उठा के लाया? 4। अगर मुझे वहां 6 एप्पल पड़े भी मिलते तो भी मैं कितने कैरी कर पाता? 4। मेरी होल्डिंग कैपेसिटी एक हाथ की 2 एप्पल की थी, तो 2 एप्पल दोनों हाथों में कितने आए? 4। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ पानी बनाने के लिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 1:8 में है। मतलब 1 ग्राम मैक्सिमम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, 2 ग्राम मैक्सिमम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये 2 ग्राम इसमें प्रेजेंट 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और मुझे क्या मिलेगा? 18 ग्राम पानी। अब आपका फर्दर क्वेश्चन आएगा, भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया, यहाँ 20 है और यहाँ 18। फेल नहीं हुआ है मेरे बच्चों। 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस अनरिएक्टेड रह गई है। अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 1:8 मेंशन है, करेक्ट, 18 ग्राम भी बना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे 20 ग्राम है और यहाँ पर भी कितना है भाई? 20 ग्राम है, वैलिड है।
तो आपको बार बार जब भी कुछ वीडियो मिलेंगे तो आपको इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें साथ में मिलती रहेंगी। बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में स्प्रेड कर दो। आपको मेरे इस चैनल पे बार बार 9th क्लास के 10th क्लास के डिफरेंट डिफ़िकल्ट ईजी वे में एक्सप्लेन वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे मैथ की क्लासेस ले रहे हैं मिस्टर मधुसूदन, हमारे बंटी सर, वो आपको मैथ के कंसेप्ट समझाएंगे। मैं आपकी साइंस की क्लासेस लेता रहूँगा, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यूजली मैं ही लूँगा। अगर और कोई अपडेट होगी तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके बच्चों, सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय।